आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। 20 दिसंबर सोमवार 2 दिन के अंतराल के बाद दिन भर के साथ हाजिर हूं मैं जमशेद कमर सिद्दीकी। सबसे पहले आज बात चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 की, जो लोकसभा में आज पास हो गया। सरकार ने इसके तहत मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड्स को उनके आधार कार्ड से जोड़ने की योजना रखी है। इस लिंकिंग के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिर बात पंजाब में हुई बेअदबी और बेरहमी की। सिखों के धार्मिक चिन्हों ग्रंथों की कथित बेअदबी के आरोप में अलग घटनाओं में 2 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। सियासतदान बेअदबी पर तो बोल रहे हैं, लेकिन बेरहमी पर वो चुप हैं। उनकी ये चुप्पी क्या कोई नकाब ओढ़े हुए है और क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है, समझेंगे। बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे, जहां डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि वो आयोग जो कि विधानसभा और लोकसभा की बाउंड्री खींचता है, उसने जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की बात कही है। वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पूरी कवायद को भेदभाव वाला बताया है और जाहिर सी बात है कि आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। आयोग के इस प्रस्ताव को जानेंगे हम, और क्या वाकई इस प्रस्ताव के अंदर कोई लूप होल है, वो भी हम समझेंगे। और आखिर में बात करेंगे शेयर मार्केट की, जो आज सुबह गिर गई। सेंसेक्स भी टूटा और निफ्टी भी। क्या अभी ये और नीचे जाएगा, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। मगर उससे पहले 60 सेकंड हेडलाइन सुनिए खुशबू कुमार से। चुनाव सुधार वाला बिल लोकसभा में पास, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। परिसीमन आयोग का प्रस्ताव जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 विधानसभा सीट बढ़े। पनामा पेपर्स लीक केस में ईडी के सामने पेश हुई ऐश्वर्या राय बच्चन। दिल्ली में अब हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। केजरीवाल ने केंद्र से बूस्टर डोज की मंजूरी मांगी। भारत बायोटेक ने तीसरे डोज के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए दिया आवेदन। केरल में ओमिक्रॉन के 4 और दिल्ली में 2 नए केस मिले। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 166 हुई। गुजरात ने 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक फिर लगाया नाइट कर्फ्यू। पाकिस्तान में मुख्य विपक्षी दल PMLN ने मांगा PM इमरान खान का इस्तीफा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:15 बजे शुरू होगी मीटिंग। और स्टार टेनिस प्लेयर राफेल नडाल कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर अपने फैंस को दी जानकारी। यह है दिन भर और मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनावी व्यवस्था में एक अहम बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आज चुनाव सुधार से जुड़ा एक विधेयक चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 संसद में पेश किया, जिसके बाद संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस प्रस्ताव के तहत चुनाव आयोग ने मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड्स को उनके आधार कार्ड से जोड़ने की योजना सामने रखी है। किरण रिजिजू के नेतृत्व वाले कानून मंत्रालय ने इसे मंजूरी देने के बाद विधेयक के रूप में पेश करने का फैसला लिया और कहा कि इससे चुनावों को और ज्यादा फेयर और क्रेडिबल बनाया जा सकेगा। सुनिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले सर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्शन रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए, ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। लेकिन इस विधेयक के विरोध में तमाम आवाजें उठीं। AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आधार स्टैट्यूटरी है। इस विधेयक के जरिए इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में इंटरफेयर होगा और इसके अलावा यह भी खतरा है कि कल को सरकारें वोटर्स की प्रोफाइलिंग करवा सकती हैं और सिलेक्टेड वोटर्स को बेनिफिट करने के लिए स्कीम्स लॉन्च कर सकती हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस विधेयक के खिलाफ आवाज बुलंद की। वोटिंग इज अ लीगल राइट। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। दोनों तरफ से बयानों के शोर से संसद गूंजती रही, लेकिन इस शोर शराबे के बीच
लोकसभा में यह बिल पास हो गया। हमने थोड़ा ठहर कर यह समझने की कोशिश की कि इस विधेयक के कानूनी पहलू क्या हैं, और ये जानने के लिए हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता से। इसका पहला कानूनी पहलू ये है कि जो आधार है वो निवास का एक आधार है और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है और नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत सिर्फ नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है। तो नागरिकता और निवास के बीच का जो वैधानिक फर्क है वो फर्क खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में उन्होंने बोला था 2018 में कि सब्सिडी, बेनिफिट और सर्विसेज, ये जो तीन पहलू हैं, इन्हीं तीन पहलुओं के हिसाब से आधार को अनिवार्य बनाया जा सकता है। और अगर हम आधार की हिस्ट्री देखें, जब यूपीए सरकार के समय में शुरू हुआ था उस समय वॉलंटरी था। 2016 के कानून से कुछ क्षेत्रों में इसको कंपलसरी बनाया गया, और अब अगर इसको वोटर कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया कर देंगे, इसका मतलब यह है कि यह जरूरी हो गया है, क्योंकि वोट देने का अधिकार भारत में सभी को है। और अगर आधार के साथ इसको जोड़ दिया गया तो अप्रत्यक्ष तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। विराग साहब, आप इस बिल के समर्थन और विरोध में दोनों तरह की आवाजों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आवाजें हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इन आवाजों से इतर बाहैसियत संविधान एक्सपर्ट, आपके हिसाब से इसके समर्थन और विरोध के तर्क क्या होने चाहिए? देखिए, जो चुनाव आयोग का और सरकार का कहना है कि इस कानून की इस जो प्रक्रिया की जरूरत इसलिए है क्योंकि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट लोग हैं, और जब हम वोटर लिस्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। आधार के साथ जोड़ने से जो डुप्लीकेट वोटर हैं वो कट जाएंगे, बोगस वोटिंग खत्म हो जाएगी और लोकतंत्र का शुद्धिकरण होगा, चुनावी प्रक्रिया स्वस्थ होगी। लेकिन अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पे देखें, आलोचक के नाते नहीं, कि वोटर लिस्ट में अगर एक ही आदमी का दो जगह पर नाम है तो उसको तो सामान्य सॉफ्टवेयर से भी ठीक किया जा सकता है, उसके लिए आधार से जोड़ने की जरूरत तो नहीं है। इसलिए यह तर्क सरकार का बेहतर नहीं है। आलोचकों के भी बहुत सारे तर्क गलत हैं कि इससे व्यवस्थित तरीके से लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा विरोध में तर्क ये है कि भारत में अभी डाटा सुरक्षा का कानून नहीं है। उसके बारे में लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई है, और जब डाटा सुरक्षा का कानून नहीं है और बड़े पैमाने पर आधार का डेटा भी लीक हो रहा है, तो फिर किस तरीके से आने वाले समय में इस कानून, अगर डेटा का लीक हुआ तो दुरुपयोग से कैसे बचाया जाएगा। तो हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट वोटर लिस्ट भी, वोटर कार्ड जारी होते हैं, और अगर देखा जाए तो यूआईडीआई ने 2020 में एक्सेप्ट किया कि 40,000 डुप्लीकेट आधार कार्ड भी जारी हो गए हैं। तो जब दोनों की प्रक्रिया ही अगर कंप्रोमाइज हो सकती है तो डेटा जोड़ने से, डेटा इंटीग्रेशन से एक बड़ा डेटा बेस तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसा मामला हुआ, और जहां पर कि एक चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई, और इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं आने वाले समय में वो डेटा में इंटरवेंशन और बढ़ेगा, सरकारों का, निजी कंपनियों का। इसलिए इस दोनों डेटा के इंटीग्रेशन के विपक्ष में ज्यादा तर्क दिए जा रहे हैं और इस पहल की आलोचना की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए विराग गुप्ता। कवि हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अपनी कविता में कहते हैं कि इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। मगर शायद उनकी यह कविता उस आदमी तक नहीं पहुंची जिसके लिए उन्होंने इसे लिखा होगा। इतिहास इस बात की तायीद करता है कि आदमी की जान आदमी ही लेता रहा है। पिछले कुछ बरसों में इसमें खास तरह का पैटर्न नजर आता है। पैटर्न जो कभी किसी नारे की आड़ में तो कभी किसी पशु को बचाने के नाम पर एक खास धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करता है, और फिर कभी सड़क पर तो कभी गली मोहल्लों में उसे घेर कर मार दिया जाता है। अव्वल तो कहां तो इस बेरहमी को ही बेअदबी समझा जाना चाहिए था, लेकिन तथाकथित काबिल लोगों ने न सिर्फ इस बेअदबी का अदब किया बल्कि इसको मौन समर्थन भी दिया। पंजाब में कमोबेश यही कहानी गढ़ी जा रही है। यहां पिछले एक हफ्ते में बेअदबी के दो कथित मामले सामने आए हैं। पहले
अमृतसर स्वर्ण मंदिर में एक शख्स ने बेअदबी का प्रयास किया, जिसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कपूरथला में निशान साहिब की बेअदबी की बात कही गई और यहां भी आरोपी की हत्या कर दी गई। किसी की धार्मिक मान्यताओं से बेअदबी की बात कतई सही नहीं है, लेकिन इसके नाम पर लिंचिंग को जायज ठहराना भी सही नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब के सियासतदान बेअदबी पर तो बोल रहे हैं, लेकिन वो लिंचिंग पर खामोश नजर आते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बोले, बेअदबी करने वालों को लोगों के सामने फांसी लगा देनी चाहिए। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू, बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने बेअदबी पर तो खूब कहा, लेकिन वो बेरहमी पर खामोश रहे। हालांकि इस घटना का एक सिरा साजिश की बू तक भी जाता है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने दोनों घटनाओं को साजिश बताया है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस घटना की साजिश के एंगल से भी जांच करवा रही है। बहरहाल, सिस्टम में बदलावों के झंडा बरदार पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां आखिर बेरहमी पर इतनी चुप क्यों हैं और ये कितना समस्याजनक है, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर एडिटर अनिलेश एस महाजन से। देखिए, ये जो चुप्पी है ये एक बाय प्रोडक्ट है जिस तरीके की पंजाब में सियासत हो रही है पिछले एक साल से मुद्दा बनाया गया। जो 2015 में सैक्रिलेज के इश्यूज हो रहे थे, उसमें जो पंजाब की सरकार है, जो पुलिस है, एसआईटी बनाई गई, वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है उन केसेस में। तो एक जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उसको बॉयल जो है दिया गया और उसका सियासी इम्पैक्ट ये था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट माहौल बना के उनको चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से हटाया गया। और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, जो अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, होम मिनिस्टर हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके जो दो साथी हैं तृप्त राजेंद्र बाजवा और सुख सरकारिया, इन लोगों ने मुद्दा बनाया और उनको हटाया। अब उसके ऊपर इन लोगों ने भी खुद कुछ नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू भी इन लोगों के साथ थे, अब कुछ किया नहीं। और अब जब बेअदबी हुई है तो अब इनके पास कुछ कहने को है नहीं, और इसलिए उसके साथ साथ अब बेअदबी का अगर हुई है या नहीं हुई है, ये भी एक तफ्तीश का मसला है कि वो लड़के ने अगर छलांग मारी, किस लिए मारी, क्यों मारी, क्या रीजंस थे, दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब उसके ऊपर बोल सकते नहीं, क्योंकि वहां पे रिलीजियस सेंटीमेंट पॉलिटिकल सेंटीमेंट में बदल जाएगा, इसलिए उस पे जो है कंडेम करके छोड़ रहे हैं। अब जो बेरहमी है, अगर उसको ये कंडेम करेंगे तो इन लोगों को बेअदबी के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है चुप्पी साधी गई है, और जो एक बहुत ही शर्मनाक चीज है। और जिस तरीके से उस लड़के की पिटाई कर करके मार दिया गया, कोई मजहब इस तरीके की इजाजत नहीं देता, और सिख धर्म तो फिर भी नहीं देता, और वो एकदम पीस लविंग है। 10 के 10 गुरु जो हैं वो क्षमा की बात करते हैं। और ये जो हुआ है इंस्टेंस, इसने पूरे पंजाब को शर्मसार कर दिया। अनिलेश जी, इस चुप्पी के पीछे का चुनावी गणित क्या है और पंजाब की जट सिख आबादी अपने धर्म को लेकर कितनी संवेदनशील है? देखिए, पिछले तकरीबन 40-45 साल से, जब से 50 साल आप लगा के चलिए, जब से पंजाब बना है, जट सिख जो है सिख धर्म के ऊपर काफी हावी हो चुके हैं। उन्हीं की कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर बनते रहे हैं। चन्नी साहब को छोड़ दिया जाए और ज्ञानी जयाल सिंह को छोड़ दिया जाए 70 से 77 के बीच में, तो ज्यादातर जो है जट सिख कम्युनिटी से ही चीफ मिनिस्टर आते रहे हैं, चाहे अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो। तो इन लोगों का धर्म के ऊपर भी जो है एसजीपीसी के द्वारा कब्जा है। और पंजाब के जो ग्रामीण तबका है, उसमें जो पंथक वोट जिसको बोलते हैं, वो लार्जली जट सिख डोमिनेटेड है। वहां मजहबी सिख भी आते हैं, बट लार्जली जो है जट सिख कम्युनिटी, और मजहबी सिख भी उन्हीं के पीछे चलने वाली कम्युनिटी है। तो ये लोग अपने धर्म के लिए संवेदनशील तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चुनावी गणित भी यही कहता है कि तकरीबन 18% जट सिख हैं, 14-15% जो है मजहबी सिख हैं, और इसमें तकरीबन 5 से 6% आप लगाइए 14 में से मजहबी सिख जो मतलब अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। तो ये तकरीबन 27-28% पॉपुलेशन बन जाती है पंजाब की, जो इस सेंटिमेंट के साथ चलता है। पर मुझे नहीं लगता है कि
उस कम्युनिटी का भी कोई सब्सटेंशियल पार्ट ऐसा होगा जो बेरहमी से जिस तरीके से उस लड़के की हत्या की गई है उसको भी जस्टिफाई करेगा। तो इसका जो पॉलिटिकल रेपरकशन है वो यही है कि इसका नुकसान जो है वो आज की जो मौजूदा सरकार है पंजाब में कांग्रेस की, उसको जो है काफी नुकसान होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इन्होंने बेअदबी का एक मुद्दा बनाया था अमरिंदर को हटाने के लिए, और इसका जो फायदा है ये अकाली दल उठा सकता है। ये अकाली दल ये बात कह सकता है कि देखिए बेअदबी जो है ये उसको जस्टिफाई जो है अपने स्टांस को वो कर सकता है कि मेरा जो स्टांस था, हमने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी और ओवरनाइट हम जो है सोल्यूशन नहीं दे सकते थे। जो इस इंस्टेंस का एक रिवर्स पोलराइजेशन है, रिवर्स फायदा है, वो है हिंदू जो वोटर है वो डरता है ऐसे इंस्टेंसेस से। उनको सुगबुगाहट होती है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट है वो थोड़े से मुखर होंगे, तो वो एक मुश्त जो है उनकी पोलराइजेशन जो है वो बीजेपी की तरफ वो होनी शुरू हो जाती है। ये पिछले 6 महीने से काफी इंस्टेंसेस हुए हैं जहां हिंदुओं को जो एक डर का भाव जो है पंजाब में पैदा हो रहा है, और जो किसानी आंदोलन है, फिर उसके बाद के जो वायलेंस के इंस्टेंसेस हैं, और अब जो ये नए इंस्टेंसेस हैं, तो इसका जो फायदा है वो बीजेपी को और थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी को हो सकता है। अनिलेश जी, एक तर्क ये है कि बेअदबी करने वाले जमानत लेकर चले जाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि बेअदबी पर कानून क्या है और क्या ये पर्याप्त है? देखिए, ये जो 2016-17 में अकाली दल ने जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी है उसके लिए कानून बनाया था, और जब अमरिंदर सिंह आए तो उन्होंने उस कानून को एक्सपैंड करके सारे रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं, भगवत गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, उनकी भी बेअदबी को जोड़ के एक सेकुलर तरीके से सभी पंथ जो हैं उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके लिए इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना था। तो इसके लिए बेल भी नहीं है, और उसके लिए पंजाब में जो कानून है वो काफी सख्त कानून है। तो अगर कानून की भाषा में बात की जाए तो कानून अब बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून है पंजाब में, और उसके तहत अगर उस लड़के ने बेअदबी करने की कोशिश की थी उसको पकड़कर उसके ऊपर कानूनी फौजदारी मुकदमा करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अनिलेश महाजन। जम्मू कश्मीर की वादियों में एक तरफ तो कुदरत की खूबसूरती झलकती है, वहीं दूसरी तरफ उतनी ही उलझन वहां की राजनीतिक गलियारों में मालूम पड़ती है, और इसका उदाहरण आज फिर एक दफा दिखा। दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए बने परिसीमन आयोग यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही एसटी के लिए 9, एससी के लिए 7 और पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व करने की बात भी कही है। लेकिन इतना होना था कि विपक्ष ने सरकार पर कश्मीर को लेकर पक्षपात का आरोप लगाना शुरू कर दिया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे जनगणना की अनदेखी बताया, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इसे सरकार की कोई चाल करार दिया। बहरहाल इन तमाम बातों के बीच ये समझना जरूरी है कि परिसीमन आयोग ने किस आधार पर जम्मू में और कश्मीर में इन सीटों को बढ़ाने की बात कही है। क्या इस प्रस्ताव के अंदर कोई लूप होल्स दिखाई पड़े हैं? पूछा मैंने श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद बाबा से। देखिए, मुझे लगता है ये एरिया को ज्यादा ओवर एम्फसाइज करके, पॉपुलेशन को अंडर एम्फसाइज करके किया गया, और वो भी उसको वेट करना चाहिए था जब ये सेंसस होने वाला है। तो उसके बाद जब सेंसस हो के उस हिसाब से उसको फैक्टर करके, जैसे ऑल इंडिया लेवल पर 2026 या 27 को जो ड्यू है उस वक्त होना चाहिए था, और यहाँ जब हुआ है, यहाँ न कोई न स्टेट खुद है, न डेमोक्रेसी रेस्टोर्ड है, तो इन हालात में यहाँ के लोग इसको देखेंगे ही एक प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें कश्मीर को डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू में चूंकि बीजेपी वगैरह की बेस स्ट्रॉन्गर है, तो उसको पावर शिफ्ट करने की एक किस्म का एक स्टेप है जिसके थ्रू कश्मीर पर एक नई पावर बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, ये भी हो सकता है अगर यहाँ एक थ्रू प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो जाए। ये इसको ज्यादा ही लोग शक्ति नजर से इसलिए देखेंगे कि यहाँ की लोकल व्यू को इसमें फैक्टर नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो लोग तो इसकी अपोजिशन कर रहे हैं, करेंगे भी। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी ओर कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति है, जहां रोज ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं,
वहीं विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच तकरार है ही। ऐसे में भविष्य में जम्मू कश्मीर चुनाव की तस्वीर कितनी साफ या धुंधली नजर आती है, पूछा मैंने श्रीनगर में आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी से। बिल्कुल लग रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने वादा किया था वो और अटक सकता है, क्योंकि गृह मंत्री भी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट सामने आएगा, जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसके बाद ही जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन जो सिफारिशें आई हैं डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से वो सभी विपक्षी दलों को जम्मू कश्मीर में नामंजूर दिख रही है। और अगर देखें भी जो शक जताया जा रहा था जम्मू कश्मीर के विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ है वो बीजेपी ने अपनी पार्टी के फायदे के लिए किया है, और उसमें कुछ ऐसा दिख भी रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी की राजनीति देखें तो वो ज़्यादा जम्मू कश्मीर या जम्मू सेंटर्ड ही है, कश्मीर में उनका उतना जनाधार हासिल नहीं है। और जो डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से सिफारिश आई है उसके अनुसार 6 सीटें जो हैं जम्मू में बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि मात्र 1 सीट जो विधानसभा की है वो कश्मीर में बढ़ाने का प्रस्ताव है। जम्मू को जिस अंदाज से कश्मीर के बराबर विधानसभा की सीटों के मामले में लाया गया है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आने वाली विधानसभा या फिर आने वाले चुनावों में जो है कहीं ना कहीं जो है इम्बैलेंस का मामला बना सकता है। वरना जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज़ादी से ज़्यादा कश्मीर का ही वर्चस्व रहा है। तीसरी तरफ जो तीसरा रिकमेंडेशन जो इस डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से है वो है एसटीज के लिए 9 सीटें और 7 सीटें शेड्यूल कास्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जम्मू कश्मीर में थे जब राज्य था जम्मू कश्मीर, तो उनको अधिकार नहीं था चुनाव में वोट डालने का। वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जम्मू में दिया और अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनको पूरी तरह से अब आज़ादी है कि वो जो है चुनाव में हिस्सा भी ले सकते हैं और अपने नुमाइंदे भी चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फायदा भी बीजेपी की ओर ही जाता दिख रहा है। तो यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के सभी विपक्षी दल, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस सिफारिश का जो है विरोध शुरू कर दिया है। अशरफ वानी और डॉक्टर नूर मोहम्मद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर बाजार में आज की गिरावट ने बड़े छोटे हर इन्वेस्टर का मूड खराब कर दिया। हाल फिलहाल ऐसे कई झटके लग चुके थे पर आज तो रिकॉर्ड टूट गया। बीएसई के सभी सेक्टर लाल हो गए। 1179 अंक गिरकर सेंसेक्स 55,822 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 371 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। दिन खत्म होने तक केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर और डॉक्टर रेड्डी ही हरे निशान पर रह सके। सबसे ज्यादा खस्ता हालत टाटा स्टील, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक की थी। कुल मिलाकर पीएसयू बैंक इंडेक्स में 4% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। असल में अप्रैल 2020 से शेयर बाजार में एक तरफा रैली देखी गई थी जिस पर ब्रेक अक्टूबर 2021 में लगा। उसके बाद से बाजार लगातार गिर रहा है। हमने बात की डॉक्टर शरद कोहली से जो काफी लंबे वक्त से इकोनॉमी और मार्केट को करीब से देखते रहे हैं। उनसे कुछ वो सवाल पूछे जो आपके मन में भी इस गिरावट को देखकर शायद आए होंगे। ये जो मार्केट में करेक्शन है शरद जी, क्या लगता है अभी और कितना नीचे जाएगा? देखिए, ये निर्भर करेगा मार्केट के नीचे जाने का कारण क्या है। 2 मुख्य कारण है। पहला कारण तो ओमिक्रॉन है जो बड़ी तेजी से पूरे विश्व में अपने पैर फंसाल रहा है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के ज्यादातर देश जो है, खासकर पश्चिमी यूरोप के इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड में तो पूरा लॉकडाउन लग चुका है कंप्लीट। तो वहां पर फैल रहा है। अमेरिका की भी करीब 35 से ज्यादा स्टेट्स में ये फैल चुका है। तो इसको लेके चिंता है कि अगर ये दोबारा बहुत ज्यादा फैलता है तो जो मंजर 2020 में मार्च के बाद देखा था शेयर मार्केट में और जो मंजर इसी साल पहले देखा था जिसमें लॉकडाउन्स लग गए थे, तो अब लॉकडाउन्स का असर सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। उसको लेके चिंता है। कहां तक जा सकता है ये डिपेंड करेगा कि ओमिक्रॉन जो है कहां तक अपने पैर पसारता है। क्योंकि अगर ओमिक्रॉन और ज्यादा फैलता है और भारत में खासकर अगर ये फैलना शुरू कर देता है और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो शेयर मार्केट और नीचे बिल्कुल जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा दूर की बात नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताइए कि साल के अंत तक क्या होगा मार्केट में? आपका आकलन क्या कह रहा है?
मुझे लग रहा है कि ओमिक्रॉन के बारे में जो बातें करी जा रही हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शेयर मार्केट अभी और नीचे जाएगा, जो कि अगर यहाँ पर लॉजिस्टिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, मतलब आवाजाही पर अगर रोक लगाई गई, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रिटेल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह असर हुआ, तो शेयर मार्केट लाजमी बात है कि इससे और नीचे जा सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में बीच बीच में करेक्शन आते हैं, जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है तो अपने आप करेक्ट करता है। दूसरा एक और कारण यह है कि इन्फ्लेशन जो कि बहुत परेशान करा हुआ है, जिसने खासकर पश्चिमी देशों को, अगर हम अमेरिका की बात करें जहां इन्फ्लेशन को लेकर बहुत चिंता है, और उसकी वजह से लगातार यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं, उन्होंने बेतहाशा यहाँ से पैसा पिछले कई हफ्तों से शेयर मार्केट से निकाला है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर भी स्ट्रांग हो गया, रुपया कमजोर हो गया और निरंतर उनकी निकासी पैसे की बनी हुई है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ओमिक्रॉन के अलावा। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे अभी कोई इसके ऊपर जाने के आसार नहीं नजर आ रहे, अनलेस की कोई ऐसी खबर आ जाती है कि ये पता लगता है कि ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं है, या ये पता लगता है ओमिक्रॉन पे वैक्सीन काम कर गई, या कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसी कोई अनोखी बात आ जाती है सामने, तो अलग बात है। पर मुझे अभी मार्केट शॉर्ट टर्म में इस महीने के अंत तक ऊपर जाता नहीं दिख रहा। अच्छा, उनके लिए क्या सलाह है शरद जी, जो पिछले 1.5-2 साल में प्रो मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से चले मगर अब उनका मूड खराब है? देखिए, दो तरीके के शेयर मार्केट में प्लेयर्स होते हैं। एक प्लेयर्स होते हैं जो कि ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स वो होते हैं जो रोज लिया रोज बेच दिया, जिन्होंने अब लिया पोजीशन ले ली 1 महीने 2 महीने बाद की, जिसको हम पोजिशनल ट्रेडर्स कहते हैं, एक्सपायरी तक काम करते हैं, वो होते हैं। बाकी कुछ निवेशक होते हैं जो 3 महीने 6 महीने के लिए रखते हैं। तो सुखी तो रहते हैं जो सबसे लंबी अवधि के, जो लंबी अवधि के लिए मतलब जो 5 साल 7 साल का नजरिया मार्केट में रख के चलते हैं, उनको बहुत ही कम देखा गया है कि नुकसान हो। पर जो शॉर्ट टर्म के यहाँ पिछले, जिसने मार्च 2020 में लिया था या अप्रैल 2020 में लिया था, तो वहां से तो मार्केट डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो अब उनको चाहिए कि अपना मुनाफा वो फिलहाल बुक कर ले, क्योंकि इससे पहले कि मार्केट और नीचे जाए। और जिसने हाल में लिया है, 1-2 महीने पहले लिया है, जी हाँ, उनको इस समय जरूर नुकसान दिख रहा होगा। तो मेरी सलाह उनको ये, अगर वो नुकसान झेल सकते हैं तो बाहर आ जाएं। अगर नुकसान मतलब उनकी वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो इसमें बने रहें, क्योंकि मार्केट लंबी अवधि में कभी नुकसान नहीं देता है। अगर हम इसको और 6 महीने 1 साल का नजरिया लेके चले तो उनको अपने पैसे वापस मुनाफे में आते दिखाई देंगे। पर अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिया लेके चल रहे हैं तो और पहले के मुकाबले आपको मुनाफा आ रहा है, तो आप मुनाफे को बुक करके, प्रॉफिट को बुक करके बाहर निकल जाएं। लालच में नहीं रहना चाहिए आपको। जितना, एक अंग्रेजी में कहावत होती है शेयर मार्केट में, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मतलब जो पैसा आपके पास आ गया प्रॉफिट, वही आपका प्रॉफिट है। जो खाली किताबों में दिख रहा है वो शायद आपके हाथ कभी भी ना आ सके, क्योंकि ऐसे हालात में वो नीचे भी चला जाता है, गायब भी हो जाता है। ये मेरी निवेशकों को सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर शरद कोहली। तो दिन भर में आज के लिए इतना ही। कल फिर आज का दिन में आपकी मुलाकात होगी अमन गुप्ता से। अमन गुप्ता की ही आवाज में आज एक और पॉडकास्ट आया है कि किस तरह स्वामी विवेकानंद यूथ के सबसे बड़े आइकॉन बन गए। वो लोगों के लिए किस तरह की शिक्षा की हिमायत करते थे। अमन ने स्वामी विवेकानंद के सफर को बहुत ही सधे हुए ढंग से उस पॉडकास्ट में समेटा है, तो उसको सुनिएगा और सुनकर कैसा लगा ये आप हमें बताइएगा। आप अपनी बात रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com। आप व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो 9953332303 ये नंबर है। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने और साउंड मिक्सिंग की कमान संभाली कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।